हर शहर की कुछ खासियत होती है और ख़ास होता है उसे देखने का नज़रिया, उसे देखने की दृष्टि। लेकिन सिर्फ देखना दृष्टि नहीं है, बल्कि दूर तक देख लेना दृष्टि है। और दूर तक देखने के लिए निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है सफर पर। दरअसल हम सभी सफर पर हैं और किसी न किसी मंजिल की होड़ में, फिर चाहे वो सफर किसी कामयाबी को पाने का हो या किसी सफर को कामयाब बनाने का। ऐसा ही एक दिलचस्प सफर रेल का सफर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पहियों को पटरी पर दौड़ाने के लिए दिन रात किस तरह एक महकमा हर वक्त मुस्तैद है। तो आज अ डे इन ऑफिस के इस एपिसोड में आपको ले चलते हैं भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले रेलवे के सफर पर। और इस सफर में हमारे साथ होंगे 2016 बैच के IRTS जे संजय कुमार। सर, रेलगाड़ी के पहियों की तरह, घड़ी की सुइयों की तरह लगातार चलने वाला ये रेल विभाग, और इसमें अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो सर, आज की बातचीत की शुरुआत जो हम हैं वो टुंडला जंक्शन से करना चाहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि टुंडला जंक्शन कितना पुराना है और ये स्टेशन कितना पुराना है, और आप यहाँ कब से हैं? टुंडला जंक्शन एक्चुअली स्टेशन के अलावा यहाँ पे बहुत पहले ये आप देखेंगे कि टुंडला एक रेलवे टाउनशिप है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब चल रही थी तब यहाँ पे पूरा सेटअप, स्टेशन तो इम्पोर्टेंट था ही, उसके अलावा पूरा इन्होंने अपना रेलवे एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ था आपकी, जब वो स्टीम इंजन जब चलती थी पुराने टाइम पे। और स्टेशन भी काफ़ी पुराना है, आप देखोगे तो टुंडला, गाज़ियाबाद और लगभग डिज़ाइन सेम दिखेगी। तो एक दिल्ली हावड़ा रूट में ऐसे आर्किटेक्चर वाले, इटावा वाले और ऐसे स्टेशन उस वक्त ही बने हुए थे। और फिर सर, आपने यहाँ कब ज्वाइन किया? मुझे अभी आई एम गोइंग टू कंप्लीट अराउंड 3.5 years यहाँ पे। ये मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ से ATM थी, फिर यही प्रमोशन होके DTM कर दी थी पोस्टिंग। तो सर, हम सबसे ज़्यादा जो क्यूरियस हैं ये जानने के लिए है कि जो रेलवे है, या तो फिर वो टुंडला जंक्शन हो चाहे या कोई भी रेलवे हो, उसमें कितने विभाग होते हैं, कितने उप विभाग होते हैं, और कैसे काम करती है ये पूरी संरचना? रेलवे में आप देखेंगे तो अराउंड 10 डिपार्टमेंट है। उसमें आप देखेंगे तो करंटली बहुत सारी सर्विसेज भी, इंजीनियरिंग सर्विस से, सिविल सर्विस से आते हैं, अब IRMS हो गया है, कॉमन सर्विस से आएंगे। तो इतने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, तो एक ट्रेन को चलाने में हर डिपार्टमेंट का रोल होता है। तो ये इतना मेहनत ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि सब कोऑर्डिनेट करके एक मूवमेंट चलना। आपकी एक ट्रेन आती है, मतलब एक ट्रेन यहाँ से शुरू हुई मानिए टुंडला से, उसमें आपका कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट लग जाएगा, जिनका काम है व्हील्स और आपके कोच की मतलब कंडीशन पूरा उनका देखना। बिजली विभाग, जिसका काम है आपका AC और सब कुछ इंश्योर करना। उसके बाद आपके अंदर RPF है, पैसेंजर को सिक्योरिटी देने के लिए। कमर्शियल डिपार्टमेंट है, जो आपके TT और सब होते हैं, जिनका काम है कि पैसेंजर्स के मतलब एमिनिटीज़ देखना, टिकट चेक करना। उसके बाद आप देखोगे तो ऑपरेटिंग विभाग है, जिनका काम है ट्रेन चलवाना। फिर आप ट्रेन चलेगी तो आपको आगे सिग्नल दिखेंगे, तो सिग्नलिंग विभाग है, जिसका काम सिग्नल मेंटेनेंस करना। फिर आपका पर्सनल विभाग है, जिनका काम है कि इतने लाखों में जो स्टाफ है उनका वेलफेयर, उनकी सैलरी और सब कुछ देखना। फिर आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जिनका काम है पूरा बजटिंग और फंडिंग देखना। तो इतने डिपार्टमेंट्स मिल के एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेन चलाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और जो काफ़ी अच्छी तरह रेलवे कर रहा है अभी। तो सर, जैसे आपने IRMS का जिक्र किया, उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी आपने बात की इतने सारे विभाग एक साथ काम करना,
तो जब जितना ज़्यादा विभाग होंगे उतना ज़्यादा तालमेल में, मतलब उनमें सामंजस्य बिठाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एक काम तो हो गया कि रेल को चलाना है, और एक हो गया कि इसमें तालमेल बिठाना है इन विभागों में। तो ये कैसे हो पाता है? आपके एक रेलवे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उस वक्त के हिसाब से सही बना था, पर अब आपकी नई जनरेशन आ गई, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन रेलवे से बढ़ गई है, नया आईटी सिस्टम आ गया और सब चीज़ें आ रही है। तो जो फास्ट पेस चेंजेस के लिए रिफॉर्म हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरी होती है, तो उसी में IRMS एक अच्छा कदम है, जो आपस में ये डिपार्टमेंट सबकी कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना और कितने फास्ट पेस में हम जो पब्लिक की एस्पिरेशन है उन्हें अचीव कर सके। तो आप IRMS को सकारात्मक पहलू की तरफ एक कदम देखते हैं? IRMS एक अच्छी पहल है जो आपने रेलवे में सभी डिपार्टमेंट्स एक होकर काम करने के लिए। और आप देखिए, आपने इकोनॉमिक सर्वे और सब देखोगे, उसमें आप लिखा होगा कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है रेलवे का इकोनॉमी पे, वो काफ़ी होता है। आप अगर ₹1 रेलवे पे खर्चा करते हैं तो अराउंड 2, मतलब जस्ट वाइल के, मतलब याद अभी है नहीं, 2 से 3 रुपीज़ वो इकोनॉमी में क्रिएट करता है। तो जब हम मेक इन इंडिया और इतने प्रोग्राम्स बोल रहे हैं, तो वो सभी मतलब रेलवे का उनमें रोल ज़्यादा है। आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगा, सबसे ज़्यादा आपका सस्ते मतलब कम दामों में माल ढोने का काम रेलवे करता है। आप जितने सस्ते में अपने सामान, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा, जिससे आपके सामान कॉम्पिटिटिव होंगे वर्ल्ड मार्केट में। तो ये जो हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, हमें मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी मतलब करानी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो उन सब में रेल में तो रिफॉर्म्स लाना जरूरी था। तो वो एक अच्छा कदम है उसकी ओर। और सर, आपने RPF की बात की, तो अगर हम उस पर चर्चा करें तो मतलब किस तरह का कोऑर्डिनेशन RPF से मिलता है और किस तरह की सुरक्षा प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए? जैसे RPF का 2 रोल होता है, एक तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और पैसेंजर की सुरक्षा। तो RPF दोनों में अपना काफ़ी योगदान है। RPF का काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसमें इतनों की सुरक्षा इंश्योर करना, और उसमें काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं हर कोई, और काफ़ी अच्छी नीतियाँ भी RPF ने शुरू की है लेडी पैसेंजर के लिए। मेरी सहेली का पहल चला है। मैम एक्चुअली हम लोग इसलिए आए हैं, रेलवे ने एक हेल्पलाइन चालू की है, महिलाओं के लिए एक अभियान चलाया है, मेरी सहेली का। जैसे आप ट्रेन में कभी ट्रैवल करते हो, आपको आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपको कोई सीट पे नहीं बैठने दे रहा है, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरी सहेली का एक अभियान चलाया जिसके तहत आप शिकायत कर सकते हो। इसके लिए हम लेडीज स्टाफ आपके पास आएगा, आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ट्रेन में कोई लेडीज स्टाफ नहीं दिखता है तो आप हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके हेल्प ले सकते हो। ठीक है मैम? तो रेलवे यात्री की सुरक्षा में RPF, GRP दोनों का रोल है, और दोनों की काफ़ी मेहनत लगती है। GRP होती है आपकी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो आपके स्टेट के जो सब्जेक्ट्स है, लॉ एंड ऑर्डर, तो वो देखती है। तो सर, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो अकेले ट्रैवल कर रही है और उसको किसी भी तरह का थ्रेट है ट्रेन में या कुछ भी, तो किस तरह होगा वो प्रोसेस पूरा क्या है, एक बार उसको भी समझना चाहेंगे ताकि लोग जागरूक हो सके। जैसे आपके ट्रेन में TT जाते हैं जी, TT का काम सिर्फ टिकट चेकिंग नहीं होता है। TT इज सोल कस्टोडियन ऑफ एवरीथिंग। आपके पैसेंजर की अम्यूनिटीज़ चेक करना कि पैसेंजर को जो आपका जैसे AC ठीक कर रहा है कि नहीं, अगर आपको कोई क्लीनलीनेस का इश्यू है या आपका कोई भी इश्यू है, आपका मेडिकल इश्यू है या कोई लेडी पैसेंजर को सेफ्टी इश्यू फील हो रहा है, तो TT आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। ओके। आपने TT को बताया तो TT पहले एस्कॉर्टिंग जो स्टाफ होता है उनकी मदद लेते हैं। अगर एस्कॉर्टिंग स्टाफ, अगर कोई इश्यू काफ़ी बड़ा है जिसमें एस्कॉर्टिंग आपके जो साथ में होते हैं GRP या RPF के जवान, अगर उनसे मतलब मुश्किल हो रहा है उसे डील करने में, तो TT कमर्शियल कंट्रोल को बताते हैं। ओके। तो कमर्शियल कंट्रोल की जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट स्टेशन पे RPF, GRP और आपके चेकिंग स्टाफ जो TT में होते हैं, मतलब कमर्शियल इंस्पेक्टर होते हैं, उनको वहाँ भेजते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो सर, ये तो विभाग की बात हुई, लेकिन हमें भी और लोगों को भी बहुत विस्मय होता है। हज़ारों ट्रेन हैं, इतने सारे स्टेशंस हैं, इतने सारे वर्कर्स हैं, तो कैसे काम करते हैं? अगर हम समझना चाहें कि एक कंट्रोल रूम कैसे काम करता है, सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार में बताएं ताकि हमारे लिए आसानी हो। जैसे एक ट्रेन चलती है तो उसके पीछे मतलब लाखों लोगों की मेहनत लगती है, और मेहनत भी आप देखोगे तो रेलवे स्टाफ के अंदर एक जुनून होता है, बी इट व्हेन इट कम्स हार्ड वर्क, और उन सब में कोई पीछे रहता नहीं है, और हर एक के मतलब दिमाग है कि रेल में है तो चलनी है, बस रुकनी नहीं है कहीं। तो द मोमेंट आप जैसे टुंडला में देखेंगे तो यहाँ मल्टीपल ऑफिसर्स हैं, आपके सिग्नलिंग के ऑफिसर्स हैं, इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स हैं, इलेक्ट्रिकल के ऑफिसर्स हैं, RPF के हैं, ट्रैफिक के हैं, तो मल्टीपल ऑफिसर्स यहाँ बैठते हैं जो देखते हैं। जैसे एक ट्रेन आई आपकी, तो टुंडला में ही आपके इतने कंट्रोल है,
टुंडला स्टेशन और जंक्शन अपने आप में एक बड़ा है जिसमें आपकी गुड्स मूवमेंट और रुकती है, बट मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि इस जंक्शन को मैनेज करना। टुंडला कंट्रोल आपका मैनेज करता है कानपुर से गाजियाबाद के बीच में सभी स्टेशन। तो कंट्रोल होता है जिसे हम नर्व सेंटर बोलते हैं, ब्रेन ऑफ ट्रेन ऑपरेशन। कंट्रोल डिसाइड करेगा किस ट्रेन को कब चलाना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको कहाँ रोकना है, या अगर कोई अबनॉर्मलिटी हो गई कुछ मतलब जो भी होती है तो कंट्रोल उससे डील करता है। तो कंट्रोल प्लानिंग भी करता है आपकी कि ट्रेन मूवमेंट कैसे होना है, और अगर कुछ दिक्कत आ गई, बाधा आ गई, तो उस बाधा को कैसे जल्दी दूर करके हम ट्रेन ऑपरेशन वापस रेस्टोर करें, वो भी कंट्रोल का काम है। तो कंट्रोल में आपके सभी डिपार्टमेंट्स एक जगह पे हर एक का कंट्रोल होता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेशन पे ट्रेन जा रही है, सिग्नल ख़राब है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो स्टेशन में ऑप्शन होता है कि स्टेशन मास्टर संबंधित विभाग को मेमो दे सकते हैं, या फिर कंट्रोल संबंधित विभाग के कंट्रोल को यहाँ मैसेज दे देते हैं। तो उस अबनॉर्मलिटी ताकि कम डिले हो, तो द मोमेंट अगर कंट्रोल को मालूम पड़ता है सिग्नलिंग को इश्यू हो गया, तो आपका ऑपरेटिंग कंट्रोल होता है तो वो तुरंत सिग्नलिंग विभाग को बता देगा कि यहाँ ऐसा इश्यू है। तो सिग्नलिंग विभाग अपने संबंधित कर्मचारी जो वहाँ पोस्टेड हैं उन्हें इन्फॉर्म कर लेगी, आप जाके अबनॉर्मलिटी अटेंड कर लीजिए। तो उससे आपका कोऑर्डिनेशन इशू नहीं होता है कोई, और टाइम आपका बच जाता है। तो सर ऐसा नहीं है, जैसे हमें इतना पता है कि हमें टिकट खरीदना है, रेल में चढ़ना है, और उसके बाद लगता है कि राम भरोसे चल रहा है, तो राम भरोसे कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, राम भरोसे बिल्कुल नहीं है। आप एक देखोगे कि एक ट्रेन निकल रही है, उसके पहले आपका पूरा उसका एग्जामिनेशन होता है, उसको फिटनेस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन आ गई और वापस उसे बैक टू बैक चला रहे हैं। जैसे आप मानिए कि कोई ट्रेन पटना से जा रही है दिल्ली टर्मिनेट हो गई, उसके बाद उसको पूरी चेकिंग होती है, उसकी वापस फिटनेस दी जाती है। तो ये आपका पहला सेफ्टी एस्पेक्ट हो गया कि वापस सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसकी क्लीनिंग और सब कुछ हो गई। आपके जो लोको पायलट है, जो ट्रेन चलानी है, और जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, ट्रेन मैनेजर और ट्रेन के इंचार्ज होते हैं, जिसे पहले गार्ड बोलते थे, इनका आप देखोगे तो साइन करने से पहले मतलब BA टेस्ट होता है, और साइन आउट होने के बाद BA टेस्ट होता है कि किसी ने कोई अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं किया, और उनकी प्रॉपर लर्निंग होती है उस रूट की। मतलब ऐसे नहीं है कि बस सिग्नल देख के आपको चलाना है, उनकी रूट लर्निंग होती है जिसमें वो एक एक सिग्नल को याद किए होते हैं कि अगर मैं यहाँ आ गया तो मेरी ये सिग्नल मिलेगा, ये सिग्नल नंबर। तो रूट लर्निंग होती है। उसके बाद जब आपके जो ट्रेन चलाने वाले और आपके ओवरऑल ट्रेन इंचार्ज है, जो ट्रेन मैनेजर है, वो दोनों वेल क्वालिफाइड होते हैं। उनकी पीरियोडिकली काउंसलिंग होती रहती है, क्लासेस होती है, ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं। तो एक क्वालिफाइड इंसान के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो 2000-3000 लोग जा रहे हैं चलाने के लिए और उनके लिए। उसके बाद हर स्टेशन पे आप देखोगे तो स्टेशन मास्टर झंडी दिखा रहे होंगे, या पॉइंट्समैन अदर साइड दिखाते हैं। तो झंडी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बस आपको हरी लाइट है करके, वो ऑब्जर्व करते हैं एक चीज़ उस ट्रेन में कि कोई हैंगिंग पार्ट तो है नहीं, या कुछ अबनॉर्मल तो दिख नहीं रहा है, पहियों में कुछ दिक्कत है कि नहीं। तो द मोमेंट अगर स्टेशन मास्टर को कुछ भी अबनॉर्मल लिखता है तो वो तुरंत ट्रेन रुकवा देते हैं। फिर आप देखोगे तो रोलिंग, हर स्टेशन पे रोलिंग इन हट होता है, रोलिंग आउट हट होता है, जो चेक करते हैं आपके सब चीज़ें, पहिए से लेके आप कोई इंसान को देखा होगा बैठे चेक करते हैं। और आपके अब तो सेंसर्स लग गए हैं, टेक्नोलॉजी ला लिए नए कि वो जो अपने आप टेम्परेचर मॉनिटर करता रहता है। तो इतना ज़्यादा सेफ्टी में जाता है। और रही बात ट्रैक की, आपके गैंगमैन जाते हैं और हमारे गैंगमैन जो जाते हैं और मैन पूरा ट्रैक चेक करते हैं। इनकी पेट्रोलिंग होती है, मानसून पेट्रोलिंग, समर पेट्रोलिंग, विंटर पेट्रोलिंग। तो एक मतलब आपके स्लीपर से लेके पेंडोल क्लिप से लेके हर चीज़ चेक होती है। तो इसमें इतने डिपार्टमेंट, इतने ज़्यादा मल्टीपल लोग, और पूरा सेफ्टी पे ही पूरा फोकस हुआ रहता है। तो सर जैसे इतना प्रेशर, इतना भारी काम है ये, तो जो रेलवे कर्मचारी हैं, क्या उनकी इस स्ट्रेस को फील किया जाता है रेलवे विभाग द्वारा? उनके वर्किंग आवर्स कुछ कम होते हैं, या फिर उन पे उतना ही स्ट्रेस है जितना किसी और विभाग में काम करने वाले 8.5 घंटे, 10.5 घंटे की ड्यूटी या कुछ? नहीं, जैसे आपके ड्यूटी आवर्स तो हर एक के है। जैसे जहाँ स्ट्रेसफुल वर्किंग है, जैसे सेक्शन कंट्रोलर की काफ़ी स्ट्रेसफुल वर्किंग है, तो उनकी ड्यूटी आवर्स 6 घंटे ही है। आपके लोको पायलट, गार्ड, इनकी भी ड्यूटी आवर्स फिक्स्ड है, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और रेलवे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हर एक का केयर करता है, नो डाउट कि स्ट्रेसफुल है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो तो करना ही है हमें, क्योंकि अब जब रेल चलानी है तो बोलते हैं कि द आयरन व्हील शुड नॉट स्टॉप एंड इट शुड मूव, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। पर रेलवे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा टेक केयर करता है हर एक का। आपने कभी सुना है वेलफेयर इंस्पेक्टर नाम कोई और डिपार्टमेंट? कहीं भी यहाँ पे वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं, उनका सिर्फ काम यही होता है कि एम्प्लॉयज़ की अगर किसी का इंक्रीमेंट नहीं लगा, या किसी की हाइक लगनी है, या किसी का TA पेंडिंग है, या कुछ भी हो इश्यूज़ हो, उसे सॉल्व करना। या किसी की रिटायरमेंट फाइल है तो वेलफेयर इंस्पेक्टर उसे चेस करेंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट के अंडर जो आते हैं,
कि उसको जल्दी से मतलब उनका रिटायरमेंट की पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए और उनको तुरंत जल्दी से जल्दी उनका जो रिटायरमेंट में जो भी ड्यूज़ है वो सब मिलना। तो आप इसलिए तारीफ तो नहीं कर रहे हैं सर, आप रेलवे विभाग में हैं? नहीं, आप पूछ लीजिए कि वही है, मैं बोला कि एक जुनून तभी होता है जब ऑर्गेनाइजेशन आपका केयर करता है, और यहाँ हर कोई मतलब कनेक्टेड फील करता है। द मोमेंट अगर कोई अबनॉर्मलिटी रात के 2 बजे भी आप किसी को भी कॉल कर लोगे, आप किसी भी कर्मचारी को कि ये 2 बजे या 3 बजे अबनॉर्मलिटी हुई है, तो ऐसा मैं अपने 3.5 साल के एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, किसी ने एक बार भी मैंने किसी ने नहीं मना किया है कि ये 3 बज गए या 2 बज गए। रेलवे को आप बोल सकते हैं कि एक मॉडल एम्प्लॉयर, मतलब कि वेरियस डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट्स होते हैं तो वो इसे अपना ये मान सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट की कैसे एम्प्लॉय का केयर करना। आप देखोगे तो रेलवे हाउसिंग अच्छी प्रोवाइड कर लेता है, रेलवे हॉस्पिटल से आपके टेक केयर करने के लिए स्टाफ के स्कूल्स भी है, तो वहाँ कोई भी कर्मचारी जाता है तो एक अपनापन लगता है, उन्हें लगता है कि मुझे डे टू डे लाइफ में मुझे जो भी ज़रूरत है वो सब मुझे ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, तो उससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उससे कि हाँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना कर रहा है तो इट्स माई ड्यूटी ऑल्सो कि टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन वेल। तो इसीलिए आप देखोगे तो लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हाई है, जो रेलवे एम्प्लॉय होता है काफ़ी लॉयल होता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ट्रेनिंग किस तरीके से होती है सिलेक्शन के बाद? जैसे हमारे पास रेलवे के अपने इंस्टीट्यूट्स होते हैं हर विभाग, हर पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। जैसे हमारे स्टेशन मास्टर को ट्रेन करने के लिए ZRTIs होते हैं। और रही बात ऑफिसर्स की, तो जैसे IITS पहले ज्वाइन करते हैं तो अपनी फाउंडेशन करते हैं मसूरी में या हैदराबाद में या भोपाल में, तो अपना फाउंडेशन ये कंप्लीट करने के बाद एक रेलवे फाउंडेशन होता है वडोदरा में, तो वो करने के बाद हम जाते हैं अपनी एकेडमी लखनऊ में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है एकेडमी, जिसका काम एक्चुअली जैसे अब आप देख लेंगे तो IITS का काम है कि वो पब्लिक इंटरफेस है रेलवेज के, उनका काम है ट्रेन ऑपरेशंस भी देखना और कमर्शियल एक्सपेक्ट रेवेन्यू जनरेशन भी। तो आपको सिर्फ रेल के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए, आपको ओवरऑल इकोनॉमी का आइडिया रहना चाहिए। आप टूरिज़्म भी देखते हो, आपको टूरिज़्म भी प्रमोट करना है तो आपको टूरिज़्म की भी आइडिया रहना होता है। तो ट्रेनिंग जो होती है जो 18 महीने की, वो आपकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, सिर्फ ना कि रेलवे ऑपरेशंस पे। और सर मिड सर्विस में? नहीं, मिड सर्विस में भी हमारा जैसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है MDP, और उसी वक्त ट्रेनिंग में भी एक पार्ट होता है जहाँ पे आपको IIM के साथ टाई अप है, तो IIMs में हम ट्रेन होते हैं। उसके बाद वेरियस सिविल सर्विस एकेडमी होती है, जैसे फॉरेस्ट की एकेडमी है तो वहाँ जाते हैं, अटैचमेंट होता है। NAAA शिमला में होता है, फिर पोस्टल एकेडमी है, तो हर जगह जैसे फॉरेस्ट में आपको है कि फॉरेस्ट के अंदर से आपकी ट्रेनिंग जाती है और कैसे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ऑडिट तो आपको हर एक को मतलब सीखना ही है। प्लस बाकी होता है कि आपका भारत दर्शन होता है, तो भारत दर्शन में आपको हमें लिया जाता है कि सब कोल एरिया, स्टील जहाँ पे माइनिंग्स होती है, स्टील प्रोडक्शन होता है, थर्मल पावर प्लांट्स, टूरिज़्म वाले जो स्पॉट जहाँ पे आप टूरिज़्म डेवलप कर सकते हैं, तो उन सबको मद्देनज़र रख के पूरा इंडिया भी घुमाते हैं। और ट्रेनिंग में ऐसा है कि पूरे ट्रेनिंग का जब कंप्लीट होती है तो अराउंड मतलब 1.5 to 2 लाख किलोमीटर आप ट्रैवल कर लेते हो, क्योंकि आप वेरियस रेलवे के एकेडमीज भी जाते हो जो सिचुएटेड है अलग अलग जगह, कोई हैदराबाद में, कभी पुणे और बाकी जगह। प्लस आपका जोनल डिविजनल अटैचमेंट भी होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग और सभी, तो मतलब पूरा इंडिया घूमना हो जाता है। जैसे मेरा आफ्टर ट्रेनिंग हार्डली मतलब 2-3 स्टेट इंडिया में बच गए थे। तो यानी मतलब आपको हमेशा सफ़र से जुड़े रहना है, वो ट्रेनिंग पे ही समझा दिया जाता है। और सर दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए आपने भी जब रेलवे ज्वाइन किया होगा, दूर से देखने में ऐसा लगता भी है, अगर मैं भी दूर से देखती हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रेलवे का काम है पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना या फिर माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो क्या इसके अलावा भी समाज पर कोई ऐसा प्रभाव, ऐसी छाप है जो रेलवे में एज अ अधिकारी या किसी भी पद पर रहते हुए समाज पे कोई गहरा प्रभाव छोड़ सकता है? देखिए, आप जो रेलवे में है, बीइंग मतलब ट्रैफिक ऑफिसर, आपके पास मतलब एक दिन में लाखों लोग आपकी सर्विस अवेल करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि रेलवे का सिर्फ जैसे पैसेंजर है, पैसेंजर मूव करता ही है, तो आप देखोगे कि पूरे इंडिया को यूनाइट करने में वहाँ से भी रेलवे का रोल इम्पॉर्टेंट था। पहले तो सबसे पहले ट्रेन में आपको अलग कल्चर के लोग मिलेंगे एक जगह पे, आप उनसे ट्रैवलिंग के वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फूड कल्चर पे होता है, वेरियस स्टेशंस पे आपके अलग अलग खाने के स्टॉल होते हैं। आप जा रहे हो, अगर कोई पैसेंजर तमिलनाडु कन्याकुमारी से चढ़ा और उसे दिल्ली आना है तो बीच में वो इतने स्टेट्स के फूड ट्राई कर लेगा जो मुझे नहीं लगता कभी मिलेगा और मौका। तो जो हमारी जो संस्कृति, सभ्यता जो भी है, उसको भी प्रोटेक्ट करने में रेलवे का रोल ज़्यादा होता है।
बाकी इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारी नॉर्मल चेकिंग चल रही है या मतलब इंस्पेक्शन पे है, कोई कचरा डाल रहा है या कोई थूकते हुए देख रहे हैं आप, उन पे फाइन डाल रहे हो, तो 50 लोग और जो बैठे हैं वहाँ कोच में वो देखते हैं, तो उन पे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं हमें गंदगी नहीं करनी है, साफ़ सुथरे रखनी है सब प्रेमाइसेस। तो सर जिम्मेदारियों की बात हो रही थी, परिवार की बात हो रही थी, तो आप कैसे करते हैं, दोनों में बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए बैलेंस तो थोड़ा मुझे लगता है इंडिविजुअल के ऊपर होता है। नो डाउट कि वर्क काफ़ी चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है, और इसमें हमसे भी ज़्यादा सेक्रीफाइस फैमिली वाले करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल अगर रात को 2 बजे कंट्रोल से कॉल आता है तो मेरे घर वाले सब जागेंगे, वाइफ जागेगी कि फ़ोन बजेगा ही, जी तो सबकी नींद ख़राब होगी उसमें। बिल्कुल। तो परिवार का काफ़ी सेक्रीफाइस रहता है, पर जैसे स्ट्रेस बस्टर है तो स्पोर्ट्स है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, रनिंग, जॉगिंग या ट्री प्लांटेशन, गार्डनिंग या कर लिए, उससे भी काफ़ी आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। और रही बात फैमिली की, तो अब जैसे वो इंडिविजुअल होता है, जैसे मुझे जब भी मैं चिट्ठी अप्लाई करता हूँ मिल जाती है, तो यू गेट टाइम टू रोम अराउंड विद फैमिली और टू गो होम बैक टू मतलब मीट पेरेंट्स इन तमिलनाडु। तो सर आपकी हॉबीज़ पे भी आएंगे, क्योंकि आपने भी हॉबीज़ का जिक्र किया और हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है उसके बारे में, जो आपने काम किया। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रेलवे है, आपने कहा कि वो हमारा ध्यान रखता है, तो आपको आवास वगैरह मिलता है, रिहाइश मिलती है रहने के लिए? चलिए वही चल रहे तो वही देख लेते हैं। हाँ हाँ श्योर सर, बिल्कुल हम देखना चाहेंगे। तो सर आपने बात की हॉबीज़ की, और हॉबीज़ के बारे में हमने देखा भी है, आपकी 1-2 हॉबीज़ के बारे में पढ़ा है इधर उधर, सोशल नेटवर्किंग से हमें जानकारी मिली है, तो बताइए थोड़ा सा सर अपनी हॉबीज़ के बारे में। जैसे हॉबीज़ मेरे गार्डनिंग काफ़ी अच्छा लगता है, मैं पीछे अपने घर पे जो भी मतलब कुछ ना कुछ उगाता रहता हूँ, वेजिटेबल्स या जो भी है, और प्लांटेशन है, हमने यहाँ पे इस बार मानसून में 15,000 पेड़ उगाए हुए हैं। तो वो रेलवे परिसर में ही आपने वृक्षारोपण किया है? वृक्षारोपण हमने सब रेलवे परिसर में किया है, क्योंकि हमने ऐसे नहीं कि कहीं भी उगा लिया, जैसे रेलवे विद इन, जैसे अब इस दीवार के अंदर ही हमने पूरे पेड़ उगाए ताकि उसकी प्रोटेक्शन भी रहे, और हर पेड़ के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। और सर और कोई हॉबी? बैडमिंटन खेलता रहता हूँ जब मुझे टाइम फ्री मिल जाए, मतलब रोज है ही है, मतलब फॉर हेल्दी रहने के लिए भी और एक स्ट्रेस बस्टर के लिए भी। अब अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे आप अधिकारी बने, ठीक है, तो क्या होता है पीछे की चीज़ें दूर छूट जाती हैं। हमेशा ये होता है कि अब तो आप अपने दोस्तों को वक्त नहीं दे पाए, तो क्या आपके दोस्त वैसे ही हैं, पुराने की तरह बात होती है, आप मिस करते हैं उन दिनों को जब आपकी दोस्तियाँ हुआ करती थी? नहीं पुराने, एक्चुअली मैं जैसे मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि सर्विस के पहले जो दोस्त बने हुए हैं वो दोस्ती आपकी वो है कि आपके कारण बनी है, ना कि आपके पोस्ट या किसी के कारण। बिल्कुल। तो वो जो बोलते हैं ना कि अनअडल्टरेटेड 100% प्योर फ्रेंडशिप होती है, तो हाँ होती है बात। फिजिकली मिलना कम हो गया है क्योंकि आपके डे टू डे जॉब से मतलब उतनी फुर्सत नहीं मिल सकती कि गेट टुगेदर या वो कर सके। अच्छा सर, हमने आपका ट्विटर अकाउंट देखा तो उसमें हमने एक बड़ा रोचक किस्सा देखा कि आपने किसी फर्जी टीटी को पकड़ लिया था। तो मतलब इस तरह के किस्से होते हैं, अक्सर होते रहते हैं, और क्या था वो किस्सा, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, जैसे कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जैसे फर्जी टीटी पकड़े तो कभी कभी डिटेक्टिव वाली फीलिंग भी आ जाती है। और जैसे आप अगर कोई बिना टिकट के पकड़े जाते हैं, तो मजिस्ट्रियल चेक होता है जिसमें आप पूरा मतलब ट्रेन चेक कराते हैं, तो वो जो कारण बताते हैं टिकट ना लेने के, तो वो भी बहुत फनी हो जाते हैं। तो सर आपने वृक्षारोपण करा और आज तेज बारिश भी हो गई है, तो आपके सारे पौधों को पानी भी मिल गया होगा। तो इस बार तो हम जैसे द मोमेंट बारिश आती है तो पहली चीज वही दिमाग में आ जाती है कि चलो कि आज उन 15,000 पौधों को पानी मिल गया है करके। बिल्कुल। और आप देख ही रहे ग्रीनरी, तो पूरे रेलवे कॉलोनी में ग्रीनरी काफी अच्छी रहती है। हाँ, अभी हम चल रहे हैं जहाँ आप रहते हैं और हम देखना चाहेंगे कि हाँ कितनी ग्रीनरी है। सर अभी तक जितनी हमने बात की वो विभाग के बारे में की है, थोड़ा सा आपके व्यवहारिक जीवन और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की हैं।
अभी कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपने कौन सी रैंक प्राप्त की और फिर आपने रेलवे को क्यों चुना? मेरा 541 रैंक था और रेलवे मेरी मतलब वन अमॉन्ग द टॉप सर्विस में डाला हुआ था मैंने, 3rd प्रेफरेंस में। क्योंकि एक्चुअली जैसे रेलवे में आपका एक फील्ड जॉब है, तो आपको पूरे दिन डेस्क या ऑफिस में नहीं बैठना पड़ता है, आपको फील्ड में रहना होता है। आप जाते हैं स्टेशन, वेरियस इंस्पेक्शन और सभी, और पब्लिक डीलिंग है। अच्छा। तो उसीलिए मैंने प्रेफर किया था कि मुझे फील्ड जॉब चाहिए। बाहर एक व्यू रहता है कि हाँ कि मतलब डेस्क जॉब रहा होगा या एक जगह बैठना, पर रेल में आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन मैंडेटरी होते हैं, इतने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपको करने होते हैं। आप स्टेशन जाते हैं, आप देखते हैं कि क्या क्या मतलब प्रॉपर फैसिलिटी है, प्रॉपर खाना मतलब सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी मतलब की क्वालिटी कैसी है, या पैसेंजर के लिए बाकी एमिनिटीज़ है, चीज़ें साफ़ सुथरी है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें आप देखते हैं। तो आपको हाँ, और फील्ड में रहते हैं तो एक फील्ड में एक अलग रहने का मज़ा होता है कि आप हाँ बोर भी नहीं होते हैं। अब सर लगभग हम अंत पर ही हैं, तो एक कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए कुछ ऐसा कि जो उनकी आगे की तैयारी में उन्हें बहुत हेल्प कर सके। एक तो जो कांस्टेंट प्रेशर में रह रहे हैं, और सबसे बड़ा बैगेज एक हर कोई एस्पिरेंट कैरी करता है कि अगर नहीं हुआ तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, उसके कारण उनका प्रेशर में रहते हैं। फिर एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि हम नंबर ऑफ़ आवर्स पे हो गए, कि मेरा क्लियरेंस नंबर ऑफ़ आवर्स पे है, हार्ड वर्क पे है, ना कि मतलब स्मार्ट वर्क पे। और जितना मटेरियल पढ़ना एक एंग्जाइटी, एक रैट रेस की तरह हो रहा है, तो मैं उनके लिए एक मैसेज देखूँगा कि देखिए सिविल सर्विसेज काफ़ी अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आप उसमें मतलब बहुत लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, पर वो एक ही कैरियर ऑप्शन नहीं है। आप अपनी मेहनत अच्छी करिए, पूरी तैयारी करिए, पर और मार्केट में मतलब थोड़ी मतलब दुनिया में करोड़ों लोग हैं, थोड़ी सब सिविल सर्वेंट है, और सिविल सर्वेंट आपका मतलब पॉइंट समथिंग है, तो उसके बाद भी ऑप्शन है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं, आप 100% फोकस करिए, ताकि आपको कभी ये गिल्ट फील ना आए कि मेरे कुछ तैयारी में कमी रह गई थी, या मैंने वैसे कर लिया होता, कुछ और घंटे पढ़ लिए होते तो मेरा हो जाता। तो आप अपनी तैयारी 100% दे दीजिए, पर वो वाला मत करिए कि ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ क्या हो जाएगा करके। और आपको अगर सोसाइटी में सेवा करना है, हाँ सिविल सर्विस में है फ़ायदा कि यू आर पेड टू सर्व पीपल, पर बाकी भी बहुत ऑप्शन है, चेंजेस लाते हैं। हर कोई थोड़ी सिविल सर्वेंट बनने के बाद ही चेंज लाता है। आप इस बार के पद्मश्री या पद्म विभूषण अवार्ड देख लेंगे, तो वो तख्ते का सोसाइटी के लोग आए हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा चेंज किया और पढ़े भी नहीं थे, तो वो तो सिविल सर्वेंट थे नहीं, पर उन्होंने की है। तो हमें हाँ मेहनत करिए, पर ये ना हो कि बस इसके मतलब कि आप रिजल्ट क्या होगा या उसी में चक्कर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और वो सब बैगेज लेते रहे। सर आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया हमें, और इतने अच्छे से हमने इस पूरे विभाग को, इस पूरे प्रोसेस को, रेलवे के काम को, और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी से संबंधित सवालों को, उनके जवाबों को समझा। तो न सिर्फ हमारी टीम की तरफ से, बल्कि जितने व्यूअर्स इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब की तरफ से सर मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। तो ये था सफ़र रेलवे विभाग का, और ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी सफ़र का अंत दरअसल उस सफ़र का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत होती है।